गुड मॉर्निंग 9th क्लास। आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 75, डेट 28 जनवरी 2022। टॉपिक चल रहा है राजनीति विज्ञान से। मैंने आपको बार बार बोला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है और आपके लिए समझना थोड़ा सा इसलिए भी आसान हो जाए क्योंकि अभी चुनावी माहौल चल रहा है। अभी 5 राज्यों में हमारे देश में इलेक्शन होने हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। कभी कभी समाचार सुनेंगे तो आपको थोड़ी बहुत जानकारी वहाँ से मिल जाएगी। लेसन का नाम है हमारा चुनावी राजनीति। पिछली वर्कशीट में हमने आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र पढ़ा, उपचुनाव, आम चुनाव पढ़ा। आज हम देखते हैं मतदाता सूची क्या होती है। ऐसी लिस्ट हम सब ने देखी है, आपने भी देखी होगी। आपने नहीं देखी होगी तो आपके घर में पर्चियाँ आती होंगी जब इलेक्शन होते होंगे ना। हमारे देश में 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिक बिना किसी भेदभाव के चुनाव में मतदान कर सकते हैं। इसको क्या कहा जाता है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। 3 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं? मतदान के योग्य लोगों की सूची चुनाव से काफ़ी पहले तैयार की जाती है। इस सूची को आमतौर पर मतदाता सूची के रूप में जाना जाता है। जिन जिन के वोटर ID कार्ड बने हुए हैं उन सब का नाम उस लिस्ट में होता है। वो क्षेत्र के हिसाब से होता है कि इस क्षेत्र में कितने वोटर कार्ड बने हुए हैं, उस क्षेत्र का उसमें नाम मिलेगा उन लोगों का। फिर होता है उम्मीदवारों का नामांकन। उम्मीदवारों का नामांकन मतलब पहले तो मतदाता सूची तैयार हो गई। ये चुनावी प्रक्रिया है, ठीक है। चुनावी प्रक्रिया की चुनाव कैसे होते हैं, सिस्टम क्या है, ठीक है। तो सिस्टम, पहले तो मतदाता सूची तैयार हो गई, फिर हुआ उम्मीदवारों का नामांकन। कौन कौन इलेक्शन लड़ेगा? राजनीतिक दल, जो राजनीतिक पार्टियाँ होंगी वो अपने अपने उम्मीदवारों को मनोनीत करते हैं, उनको वोट ये अधिकार देते हैं कि वो पार्टी की तरफ से वो चुनाव लड़ेंगे, जिन्हें पार्टी का चिन्ह और समर्थन मिलता है। पार्टी के मनोनयन को अक्सर पार्टी का टिकट कहा जाता है। ये हम सब ने सुना कि टिकट मिला, उसको मिला, उसको मिला। चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक नामांकन फार्म भरना होता है। जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिनको पार्टी ने चुना है इलेक्शन लड़ने के लिए, उस राजनीतिक दल ने, तो उसको एक नामांकन फॉर्म भरना होता है और कुछ धन सुरक्षा जमा के रूप में देना होता है। मतलब कुछ एक फिक्स अमाउंट है, उसको चुनाव आयोग में जमा कराना था। चुनाव आयोग वो होता है जो इलेक्शन कराता है देश में, तो कुछ धन जो है वो सुरक्षा जमा के रूप में देना होता है, जिसे जमानत कहते हैं। और उसने मिनिमम सीटें भी नहीं, अगर वो जीत पाता है तो उसका जो पैसा है वो जब्त हो जाता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर घोषणा की एक नई प्रणाली शुरू। सुप्रीम कोर्ट आप सबको पता है हमारे देश का सबसे बड़ा न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय। प्रत्येक उम्मीदवार को एक कानूनी घोषणा करनी होती है जिसमें पूरा विवरण होता है उसके बारे में। उम्मीदवार के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले लंबित नहीं है, मतलब उसके खिलाफ कोई केस तो नहीं चल रहा, को अपराध का मुकदमा। उम्मीदवार उसके परिवार की संपत्ति और देनदारी को विवरण, उसके पास कितनी संपत्ति है उसकी फैमिली के पास, और कोई कर्ज वर्ज का भी जो भी विवरण है वो उसको सब उसमें मेंशन करना होता है। उसकी शैक्षिक योग्यता पर कितना पढ़ा लिखा है वो, ये जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। जो नामांकन पत्र है उसमें उसको सारा ये डाटा देना होता है। ये मतदाताओं को उम्मीदवारों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर अपना निर्णय लेने का अवसर प्रदान करता है। फिर हम जो वोट डालेंगे हमें पता चल जाएगा कौन कैसा है। अगर अपराधी है तो हम उसको वोट क्यों देंगे, है ना। फिर होता है चुनाव अभियान। नामांकन हो गया, फिर होगा चुनाव अभियान। कौन बेहतर प्रतिनिधि है, कौन सी पार्टी बेहतर सरकार बनाएगी, या क्या अच्छी नीति। अभी जो है 5 राज्यों में इलेक्शन चल रहा है, तो चुनाव अभियान चल रहा है। अभी समाचार में हम सुनते हैं अलग अलग पार्टियों के बारे में। इस बारे में स्वतंत्र और खुली चर्चा करना आवश्यक है, जो समाचारों में हम सुनते ही हैं। चुनाव प्रचार के दौरान ऐसा ही होता है। हमारे देश में इस तरह के अभियान उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा और मतदान की तारीख के बीच 2 सप्ताह की अवधि के लिए होते हैं। जब इलेक्शन की डेट फिक्स हो जाती है और जब नामांकन भर दिया जाता है, उसके बीच का जो कार्यकाल है 2 सप्ताह का, उसमें ये होता है कोई रैली होती है, जनसभाएँ होती हैं। देखते हैं ना, वो हमारे यहाँ भी घूमते रहते हैं रैली करते हुए, या घर घर जाते हैं लोगों से बात करने के लिए। ये सब हमारे चुनाव कानून के अनुसार कोई भी दल या उम्मीदवार मतदाताओं को रिश्वत या धमकी, मतलब जो वोट डालने वाले हैं उनको मतदाता बोलते हैं, उनको रिश्वत नहीं दे सकते, धमकी नहीं दे सकते। उनसे जाति या धर्म के नाम पर अपील नहीं कर सकते। चुनाव प्रचार के लिए सरकारी संसाधनों का प्रयोग नहीं कर सकते। और लोकसभा चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख रुपये से अधिक, लोकसभा चुनाव में खर्चे की जो लिमिट है वो 25 लाख है, और विधानसभा चुनाव में खर्चे की जो लिमिट है वो
10 लाख, इससे ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते। लोकसभा में 25 लाख से अधिक और विधानसभा में 10 लाख रुपए से अधिक खर्च नहीं कर सकते। हमारे देश में सभी ये 1 नंबर में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। हमारे देश में सभी राजनीतिक दल चुनाव अभियान के लिए आदर्श आचार संहिता पर सहमत हो गए हैं। आचार संहिता, इसके अनुसार कोई भी दल या उम्मीदवार किसी भी पूजा स्थल का चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। मतलब किसी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे में जाकर प्रचार नहीं कर सकते। चुनाव के लिए सरकारी वाहनों का, हवाई जहाज़ों का और अधिकारियों का प्रयोग, सरकारी अधिकारियों का प्रयोग या और एक बार चुनाव की घोषणा हो जाने के बाद मंत्री किसी भी परियोजना की आधारशिला नहीं रख सकते, कोई बड़ा नीतिगत निर्णय नहीं ले सकते या सार्वजनिक सुविधा प्रदान करने का कोई वादा नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि आचार संहिता जब लग जाती है, मतलब जब वोट की जो तारीख डिसाइड हो जाती है उसमें लगती है आचार संहिता, उसके बाद ना तो किसी पूजा स्थल का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रचार के लिए, ना ही सरकारी वाहनों का, ना हवाई जहाज़ों का, ना ही अधिकारियों का, मतलब जो सरकारी कर्मचारियों का प्रयोग नहीं कर सकते। और चुनाव की घोषणा हो जाने के बाद कि आज 10 दिन बाद चुनाव है, ऐसे किसी भी परियोजना में कोई भी लुभावनी परियोजना की आधारशिला नहीं रख सकते, क्योंकि इससे जनता को अपना वोट कंफ्यूज कर देती है ना कि ये अच्छा नेता, अच्छा, ऐसा नहीं कर सकते। कोई बड़ा नीतिगत निर्णय नहीं ले सकते, मतलब जनता को ये नहीं लगना चाहिए कि ये अभी हो रहा है तो हम अपना वोट चेंज कर दें। यह सार्वजनिक सुविधा प्रदान करने का कोई भी वादा नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं आचार संहिता का लग जाना। आचार संहिता जब लग जाती है तो कोई भी घोषणा नहीं की जा सकती किसी भी पार्टी के द्वारा। तो ये आपसे पूछा जा सकता है आचार संहिता किसे कहते हैं। 3 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आचार संहिता के बारे में। मतदान और मतगणना, फिर डलते हैं वोट और फिर होती है वोटिंग की काउंटिंग। चुनाव का अंतिम चरण वह दिन होता है जब मतदाता अपना वोट डालते हैं, उसे मतदान कहते हैं। उस दिन को आमतौर पर चुनाव का दिन कहा जाता है। आजकल वोट रिकॉर्ड करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) का इस्तेमाल किया जाता है। चुनाव के दिन और मतगणना के दिन से उम्मीदवारों के एजेंटों को मतदान केंद्र पर बैठने की अनुमति दी जाती है। जो लोग एजेंट हैं पार्टी के, वो वहाँ पर बैठ सकते हैं ताकि सुनिश्चित हो सके कि चुनाव और मतगणना ठीक से हो। एक निर्वाचन क्षेत्र से सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं वो उसको विजेता घोषित कर दिया जाता है। तो ये जो चुनावी प्रक्रिया है ये 5 नंबर में भी और 3 नंबर में भी आपसे पूछी जा सकती है, और ये सिस्टम से ही आप याद करेंगे, समझ लेंगे इसको अच्छे से। ये सिस्टम से ही याद होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले मतदान करवा दिया फिर नामांकन फार्म भरवा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस सिस्टम से ही याद होना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन, मतदाता सूची से आप क्या समझते हैं? आपके अनुसार चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की घोषित योग्यता क्या होनी चाहिए? फिर है आदर्श आचार संहिता क्या है? और लास्ट है मतदान और मतगणना के दिन से उम्मीदवारों के एजेंट क्यों मौजूद रहते हैं। क्वेश्चन आपको स्वयं करने हैं। टॉपिक मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। मैं बता देती हूँ कि ये सारा जो है चुनावी प्रक्रिया कहलाती है। इसको बोलते हैं चुनावी प्रक्रिया, और ये एक सिस्टम से होती है, क्रम से होती है। तो इसको आगे पीछे नहीं करना। मतदाता सूची, उम्मीदवार का नामांकन, चुनाव, ये सिस्टम से ही आपको याद करनी है। चलिए आज की वर्कशीट में इतना ही।